नमस्कार, मैं रविश कुमार। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ तब महाराष्ट्र एटीएस के चीफ ज्वाइंट कमिश्नर हेमंत करकरे मोर्चा संभालने सड़क पर निकल गए। उनके ओहदे के हिसाब से वो दफ्तर में बैठकर रणनीति बना सकते थे, लेकिन करकरे ने बाहर आकर सामना किया और शहीद हो गए। एंटी टेरर स्क्वाड के मुखिया का पद महाराष्ट्र पुलिस में किसी को भी नहीं मिल जाता। काबिल और पेशेवर अफसर ही यहां तक पहुंचते हैं। महाराष्ट्र पुलिस में हेमंत करकरे की अपनी साख रही है, उनके काम की साख रही है। जांच के आधार पर, उन्हीं के जांच के आधार पर दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत के सदस्यों को मालेगांव बम धमाकों में गिरफ्तार किया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य लोगों तक हेमंत करकरे की जांच नहीं पहुंचती तो देश में की राजनीति में हिंदू आतंकवाद के जुमले पर इतना राजनीतिक घमासान नहीं होता। शुक्रवार को इसी मामले में एनआईए ने जब अपना चार्जशीट पेश किया तो कईयों को लगा कि हेमंत करकरे की जांच को ही संदिग्ध बना दिया गया है। क्या ऐसा अफसर जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की वो ऐसी जांच करेगा जिससे आतंकवाद की एक ऐसी थ्योरी हवा में तैरने लगे जिस पर कोई यकीन ना करे। महाराष्ट्र में पुलिस कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि हेमंत करकरे जांच पूरी कर कई दिनों तक इंतजार करते रहे ताकि कोई जल्दबाजी ना हो जाए। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे ताकि उनके जांच सवालों के घेरे में ना आ जाए। हेमंत करकरे ने जांच का काम संभालते ही टीम से पूछा था कि सिर्फ धर्म के आधार पर जांच क्यों हो रही है, किसी और दिशा में लाइन पर जांच क्यों नहीं हो रही। करकरे की साख ना होती तो मुंबई के गोरेगांव में उनके नाम पर एक पार्क नहीं होता। पुणे में भी एक पार्क है। 2010 में मालेगांव की एक सड़क का नाम हेमंत करकरे के ऊपर है। 2009 में बिहार की राजधानी पटना में भी एक सड़क का नाम हेमंत करकरे रोड रखा गया। चेन्नई की एक संस्था हेमंत करकरे के नाम पर पुरस्कार देती है। हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने अपनी मौत के बाद शरीर के सारे अंग दान दे दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जब 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था करकरे को, तब हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने किसी भी राजनेता से मिलने से मना कर दिया था। मालेगांव धमाके मामले में चार्जशीट पेश करते हुए एनआईए के महानिदेशक शरद कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा कि एनआईए ने पहले तो मालेगांव धमाके के आरोपियों की जमानत का विरोध किया था, क्या अब उसने अपना स्टैंड बदल लिया? तो शरद जी का जवाब है कि जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो गई थी तब तक हमें एटीएस की जांच पर निर्भर होना पड़ा था। अब हमने जांच पूरी कर ली है, इसलिए हमने अंतिम चार्जशीट दायर कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एएनआई चीफ का यह बयान प्रकाशित किया है, एक्सप्रेस में छपा है। हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में हैं। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या यह नहीं बताया जाना चाहिए कि 7 साल तक जेल में रखने के पीछे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ हुई? यह मामला तमाम कोर्ट की निगाह से भी गुजरता रहा। वो मोटरसाइकिल जो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी और जिस पर धमाके हुए, वो बात कहां चली गई? इसी आधार पर आरोप लगा है। साध्वी का कहना था कि उनकी गाड़ी 2 साल से सहकर्मी इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उनका कोई रोल नहीं है। एजेंसी की दलील थी कि सहकर्मी आपके साथ काम कर रहा था, गाड़ी यहां तक आई है लेकिन उसके बीच में कुछ लोग हैं जिनकी हत्या हो गई है, इसलिए पहुंचना मुश्किल है। इन सब बातों पर विस्तार से तभी ठीक से बात करना चाहिए जब चार्जशीट की एक एक बात पढ़ ली जाए और आपके सामने रखने योग्य हो। लेकिन क्या एनआईए ने दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत को भी आरोप मुक्त कर दिया है? क्या एनआईए ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को भी आरोप मुक्त कर दिया? तो खबरों के हिसाब से अभी भी 10 लोगों के खिलाफ कथित रूप से आरोप बरकरार हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ बारूद सप्लाई करने, बम रखने और साजिश के आरोप अब भी हैं। 2006 और 8 के अलग अलग मालेगांव धमाकों के आरोपियों में 2 नाम एक से हैं। एनआईए मानती है कि 2 लोग इन धमाकों में कथित रूप से सक्रिय थे। दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत के सदस्यों के नाम इस आरोप पत्र में भी हैं। अभी तक इन्हें मुक्त नहीं किया गया है। साध्वी प्रज्ञा और 5 के खिलाफ मकोका हटा दिया गया है क्योंकि मकोका लागू करने के सबूत नहीं मिले। तो क्या इससे जांच की दिशा बदल गई है या सिर्फ साध्वी प्रज्ञा को राहत पहुंचाई गई है? क्योंकि विपक्ष उनके बीजेपी और संघ के नेताओं से रिश्ते के कारण संघ को भी घसीट लेता था। पिछले साल से ही मीडिया के जरिए संकेत मिल रहे थे कि साध्वी प्रज्ञा को राहत मिल सकती है। चार्जशीट दायर होते ही कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एनआईए का नाम नमो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बना दिया, जिसका काम भाजपा समर्थकों को क्लीन चिट देना रह गया है। रणदीप सुरजेवाला ने
कहा कि मोदी जी मालेगांव की जांच करने वाले हेमंत करकरे की सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़ा करके उनकी ईमानदारी को धूमिल मत कीजिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम सही को छोड़ेंगे नहीं, सही को फंसाएंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि यूपीए ने कई लोगों को बेवजह फंसाया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोई गतिविधियां थी नहीं, ये सब बातें तो मैं चुनाव से पहले से कह रही हूँ और पूरा उसका डाटा डिटेल भी बताया है। और मालेगांव से लेकर समझौता एक्सप्रेस के बीच में किस तरीके की साजिश हुई और किस तरीके से देश विरोधी ताकतें इस देश में लग रही थी और बहुत सारे लोग जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्होंने देश के अहित में रहकर इन सब चीजों पर भी साजिश की। ये शर्म की बात है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो कि आतंकवादी गतिविधियों के जांच के लिए बनाई गई थी, आज उन्हें बचा रही है जो स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। रोहिणी सैलियान जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पब्लिक प्रोसिक्यूटर रही हैं, जो एनआईए केसेस कर रही थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि उनको ये कहा गया था सरकार बदलने के बाद कि इन केसेस में आपको ज्यादा तेजी से काम नहीं करना है। जो मीडिया के माध्यम से जो भी तथ्य सामने आए हैं तो उसका हमें काफी हद तक उसमें उसका हाथ नजर आता है। तो यदि बीजेपी के नेतृत्व में सेंटर में सरकार चल रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके यदि जो दोषी लोग हैं यदि उनको इस तरीके से बचाया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है। तो इसलिए सरकार को इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ये अगर एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है और ये सब लोगों का मौका हटाया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये केस नहीं चला, केस चलने भी नहीं दिया। 8-8, 9-9 साल तक आप सभी लोगों को आपने जेल के अंदर बंद करके रखा, सड़ाया उन लोगों को, ये गलत है। आप उनकी जिम्मेदार कौन है? 8 साल उनके कौन वापस देगी जिंदगी के? क्या आपको लगता है ये पूरा मामला ही अब रद्द करना चाहिए? पूरा मामला, ये सिर्फ मौका हटाने से बात नहीं चलेगी, ये पूरा मामला, ये पूरा मुकदमा रद्द होना चाहिए। मालेगांव धमाके में कुछ मुस्लिम आरोपी भी थे जिन्हें आतंक के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें भी छोड़ा गया। कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह निर्दोष हैं। आज एनआईए की चार्जशीट में उनका नाम ना होने से इसकी पुष्टि हो गई। अब ये समझना होगा या पूछने का सवाल है कि क्या बीजेपी सिर्फ साध्वी प्रज्ञा तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहती है? क्या उसने अभिनव भारत की भूमिका से अपने आप को अलग कर लिया है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के बयान में सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह को छोड़े जाने की बात है, उसका स्वागत है और वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को निकृष्ट राजनीति का शिकार बनाया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस मामले को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट अब देख लेते हैं। मालेगांव 2008 बम धमाके के तार इस मोटरसाइकिल से होते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक पहुंचे थे, क्योंकि चेसिस नंबर से पता चला था कि मोटरसाइकिल की मालकिन कोई और नहीं, साध्वी खुद हैं। साध्वी की गिरफ्तारी के बाद ही एक एक कर बाकी के आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अब एनआईए कह रही है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अपनी इन्वेस्टिगेशन में कह दिया है कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत उनके पास है नहीं, तो उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन हो नहीं सकता है। तो ये तो डे 1 से हमारा सबका कहना था इसमें कि ये पूरा फैब्रिकेटेड केस है और ये आज सत्य सबके सामने आ चुका है। एनआईए की जांच में साध्वी ही नहीं 5 और आरोपियों को क्लीन चिट दी गई है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में आए, हमने वही सवाल उठाया, हमने अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया। ये भी जानकारी मिली है कि जो मुंबई एटीएस के उस वक्त के चीफ थे, उन लोगों ने प्लांट कराया था आरडीएक्स। मैं कुछ नहीं, मैं इस विषय में कुछ नहीं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आपके साथ है, जिसका रोल आया, हमने वही आगे किया है। सबसे बड़ी बात कि एनआईए ने अपनी तकरीबन इस 150 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व जांच एजेंसी एटीएस की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। चूंकि मकोका लगाने के लिए आरोपियों में से किसी भी एक आरोपी पर 2 मामलों में चार्जशीट होनी चाहिए, इसीलिए आरोपी राकेश धावड़े पर परभणी और जालना धमाकों में चार्जशीट दिखाई गई। वो सिर्फ और सिर्फ
मालेगांव 2008 बम धमाकों में मकोका लगाने के लिए। अंग्रेजी में लिखा है, द सेट चार्जशीट वेयर फाइल्ड विद द सोल पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द मकोका एक्ट। राकेश धावड़े को 2 नवंबर 2008 को अरेस्ट किया। फिर राकेश धावड़े को परभनी का केस जो 2003 का है, उसमें बाकी आरोपियों को 2006 में अरेस्ट किया और राकेश धावड़े को 11 नवंबर 2008 का अरेस्ट करके 13 नवंबर 2008 को चार्जशीट फाइल किया। जालना के केस में 2004 का केस है, बाकी आरोपियों को 2006 में अरेस्ट करके और राकेश धावड़े को 15 नवंबर को अरेस्ट करके 15 नवंबर को ही चार्जशीट फाइल कर दिया। एक 2 दिन में चार्जशीट फाइल करके एटीएस ने ये करने की कोशिश किया, राकेश धावड़े के खिलाफ एक से जास्ती चार्जशीट है और उसी को आधार बना करके मकोका लगाया और आज एनआईए ने उसी का भंडाफोड़ किया है। राकेश धावड़े के खिलाफ जालना और परभनी केस में इसीलिए फंसाया गया था कि मालेगांव में मकोका लगा सके। यही वजह है कि एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 6 आरोपियों को क्लीन चिट देना ही मुनासिब समझा, क्योंकि उन्हें दोषी साबित कराने के लिए मकोका के तहत लिए गए जो बयान अहम साबित होते, वो केस पर से मकोका हटते ही बेकार साबित हो जाते। लेकिन एनआईए की माने तो कर्नल पुरोहित की बात और है, उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। कर्नल ने मामला उजागर होने के बाद आरोपियों को सावधान भी किया था। अभी उन्होंने जहाँ तक है कि कंस्पिरेसी की है, 302 किया है और एक कम्युनिटी को टेरराइज करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने साजिश की है। ये साजिश में भाग लेने का आरोप है और कहा कि सर्कमस्टेंशियल और इनडायरेक्ट एविडेंस पुरोहित के विरोध में है। कर्नल के साथ ही मेजर रमेश उपाध्याय, दयानंद पांडे सहित 10 के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ है। अब इन सभी पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और आईपीसी के तहत मुकदमा चलेगा। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में दूसरा बम धमाका हुआ था। शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने मोटरसाइकिल पर हुए उस धमाके में 6 की मौत हुई थी और 101 लोग जख्मी हुए थे। जांच के बाद पहली बार बम धमाकों में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के नाम आए। मालेगांव 2006 के बम धमाके हों या फिर 2008 के, दोनों ही बम धमाकों की पहली जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। एटीएस की मालेगांव 2006 के बम धमाकों की जांच जहां कहानी साबित हुई, वहीं मालेगांव 2008 के बम धमाकों की जांच पर भी सवाल उठा है। वैसे सवाल तो एनआईए पर भी उठा है। एनआईए के विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन केंद्र में सरकार बदलने के बाद एनआईए के बदले हुए रवैये के खिलाफ पिछले साल इस्तीफा दे चुकी हैं। मुंबई से कैमरामैन नीलेश देवाड़गा के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष के वकील यानी सरकारी वकील अविनाश रसाल ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि चार्जशीट दायर की जा रही है। मैं दुखी हूं और इस्तीफा दे सकता हूं। अब उन्होंने इस्तीफे से इनकार किया है और कहा है कि जिस तरह से जूनियर सरकारी वकील को आगे करके अदालत में चार्जशीट पेश की गई, उससे वो नाराज है। इससे पहले संजय सिंह ने भी आपको बताया कि रोहिणी सान्याल ने भी कहा था कि उनके ऊपर दबाव है कि एनआईए के अधिकारी उनसे कह रहे हैं कि वे इस मामले में जरा धीमा चलें। तब काफी हंगामा हुआ। उस वक्त जुलाई 2015 में हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने रोहिणी सान्याल से बात की थी। शुक्रवार को उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंग्रेजी में दिए उनके इंटरव्यू को हम आपको सुनाना चाहते हैं। आसान अंग्रेजी है, आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अभी हुआ है उसका इशारा वो 1 साल पहले कर चुकी थी। You said in your first interview that you were asked to go soft in this particular case by someone in the NIA. The NIA has subsequently come out and said that they have checked and no such officer has given you such instructions. But you still stand by this? Yes, I still stand by it. I swear by it. You swear by it? Yes. You swear by what exactly? What I've said. Yes, but just for the record, if you could repeat what exactly happened. Yes, somebody has come to me and has told me to go soft. And this person was who? From NIA. A member of the NIA? Yes. And when did this happen exactly? It must initially it has happened somewhere in between May and June last year. Between May and June last year? Last year. So this is somewhere after the government changed in New Delhi? Yes. I see. And what did this gentleman say to you exactly? I mean, did he just say go soft or did he elaborate? Who has given him these instructions? No, he has not elaborated. Okay. He only called me first that he wanted to meet me. Then I called him. He came to our court, and in the court itself, in the corridor, he told me about it. And he said that? He said, it is an instruction from up. I don't know who's that. Instructions from above? Yeah. Now tell me, the NIA has also said that this case is not even reached the trial stage yet. So where is the question of going soft? To that, what would you say?
I've been drafting the reply as well as arguing the matter. Right from beginning, even after NIA took over, I was asked in writing to continue. So what is the question of beginning trial? Because all issues are very important at this stage also. It's a question of retaining MCOC or not and allowing them to go on bail. रोहिणी सलियन नाम है, मैंने सान्याल कह दिया। रोहिणी सलियन शुरू से ही इस केस में सरकारी वकील थी। जब एटीएस इसकी जांच कर रही थी और आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जब 2011 में एनआईए ने टेक ओवर किया इस केस को, तब भी वो लंबे समय तक, पिछले साल तक, लगभग 4 साल तक वही सरकारी वकील रहीं निचली अदालत में।